तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट पेश किया। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान किए। साथ ही अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को भी बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया गया। साथ ही इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बड़े ऐलान किए गए। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बजट को हर वर्ग का बजट बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बजट अमृतकाल का पहला और क्रांतिकारी बजट है। तो आज केंद्रीय बजट पेश किया गया और इस बजट से लोगों को काफी फायदा भी मिलेगा, क्योंकि महिलाओं का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। साथ ही किसानों को, युवाओं को, छात्र से जुड़े शिक्षा से जुड़े छात्रों को इस बजट में तवज्जो भी दी गई है। सीएम मनोहर लाल ने हालांकि इस बजट की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अमृतकाल का ये पहला क्रांतिकारी बजट है। LPG connections under Ujjwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons. हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आज ये बजट प्रस्तुत किया है संसद में, बहुत ही एक अच्छा अमृतकाल का ये पहला बजट, बहुत क्रांतिकारी बजट जिसको मैं कह सकता हूं। और ये जो बजट है ये हर वर्ग के लिए, समाज के हर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का ये राहत देने वाला बजट है। विशेष तौर पर मध्य आय वर्ग के जो लोग हैं उनको एक आयकर के नाते से, आयकरदाता के नाते से बड़ी राहत दी गई है। स्लैब सिस्टम जो बनाया गया है, चाहे वो 3 लाख से 6 लाख तक, 6 लाख से 9 लाख तक, 9 से 12 लाख तक, अलग अलग से जो एक स्लैब सिस्टम बनाया है, ये राहत देने वाला है। फिर ये चाहे युवा वर्ग हो, महिला हो, चाहे हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सब के लिए राहत देने वाला है। व्यवसाय के नाते, चाहे वो किसान है, मजदूर है, वो हमारा चाहे व्यापारी है, चाहे हमारा नया उद्यमी है, वेतनभोगी है, इन सब के लिए राहत जो दे रहा है। और इसमें समाज के जो खास करके निम्न वर्ग के लिए जो राहत की बातें की गई हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री ने जो आवास योजना में भी अपना 66% का और योगदान करने की बात कही है। बहुत ऐसे पग उठाए गए हैं, मैं बहुत ही इसकी सराहना करता हूं। और विशेष तौर पर हम अपने प्रदेश का बजट भी जब इस मास के अंत में लेकर के आएंगे, हम इस बजट से बहुत सी प्रेरणा लेकर के अपने यहां भी लगभग 3.25 करोड़ लोगों को राहत देने वाला एक अच्छा बजट प्रस्तुत करेंगे, ऐसी हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आज ये बजट प्रस्तुत किया, मैं कैसे बेहतरीन बजट पेश किया है और बहुत इसके मायने हैं। लेकिन जो टैक्स में रिलीफ दी है उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। टैक्स में रिलीफ का मतलब है कि ज्यादा खरीदारी होगी, ज्यादा खरीदारी होगी, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा कारखाने लगेंगे, ज्यादा कारखाने लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और खरीदारी होगी, और खरीदारी होगी, टैक्स आएगा, जीएसटी आएगा, जीएसटी आएगा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सड़कें बनेंगी, सड़कें बनेंगी, फिर रोजगार मिलेगा। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे आकाश जिंदल, जो कि अर्थशास्त्री हैं, वो जुड़ गए हैं। आकाश जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आकाश जी, इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें थी, तो कह सकते हैं जो आज बजट पेश किया गया वो कहीं ना कहीं उम्मीदों पर खरा उतरा है, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया बजट है, उम्मीदों पे काफी हद तक खरा उतरा है।
देखिए 10 लाख करोड़ कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है नई सड़कें बनेगी, नए हाईवेज बनेंगे, नई प्लांट एंड मशीनरी आएगी, बड़े बड़े प्लांट्स लगेंगे। अब नई सड़कें बनेंगी, नई प्लांट एंड मशीनरी आएगी, तो उससे बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण अनएम्प्लॉयमेंट 8% से ऊपर हो गई थी, दिसंबर 2022 का डेटा है, और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट 10% से ऊपर हो गई थी। तो अब लोगों को रोजगार मिलेगा। अब एक सड़क बनेगी, उसमें चाहे मजदूर हो, चाहे मिस्त्री हो, चाहे सीमेंट का सप्लायर हो, चाहे सप्लाई करने वाला हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, ट्रकर है, कितने लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। और जब सड़क बन जाएगी तो उस सड़क पे एक्सपोर्ट करने में फायदा होगा, क्योंकि उससे सामान जल्दी पोर्ट पे पहुंचेगा, तो इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होगा। तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम यूथ को देना चाहते हैं वो मिलेंगी। गांव से किसी बीमार को बड़े शहर में लाना है तो सड़क उसे जल्दी ले आएगी। बच्चों को वहां कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है बड़े शहर में, आके वो जाएंगे, लोग नौकरियों पे जाएंगे। तो कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका बहुत फायदा होगा। अब आ जाती है दूसरी चीज, बिल्कुल 7 लाख रुपए तक आप कमाते हैं तो आपको इनकम टैक्स जीरो, या आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपके हाथ में पैसा बच जाएगा मिडिल क्लास के हाथ में। तो मिडिल क्लास अपने छोटे छोटे शौक, जैसे परिवार के साथ मल्टीप्लेक्स में जाके पिक्चर देखना, शॉपिंग करना, पिकनिक पे जाना, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना, वो सारे शौक पूरे कर पाएगी। अब एक तो मिडिल क्लास के शौक काफी सालों से पूरे नहीं हो पा रहे थे क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा थी। दूसरा, जब मिडिल क्लास शौक पूरे करेगी तो किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। साथ ही आपको बता दें कि इस बजट से लोगों को काफी फायदा भी पहुंचेगा। इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, महिलाओं को का पूरा ख्याल रखा गया, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, युवाओं के लिए और छात्रों के लिए इस बजट में काफी सहूलतें अब लोगों को मिलेगी। और इस बजट की हालांकि सीएम मनोहर लाल ने भी काफी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये अमृतकाल का पहला क्रांतिकारी बजट है। तो रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए इस बार सरकार ने कई बड़े ऐलान भी किए हैं। सरकार ने इस साल किसानों को 20 लाख करोड़ तक ऋण बांटने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत भी की गई। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कई बिंदुओं पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस बजट से सप्तऋषि की तरह 7 प्राथमिकताएं हैं। पहली है समग्र विकास। ये विकास किसान, महिलाएं, ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक पहुंचाना चाहिए। वहीं वंचितों को वरीयता मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर का अभी ध्यान रखा गया है। और इसी प्राथमिकता के तहत कृषि के लिए डिजिटल लोक अधोसंरचना का निर्माण होगा और इससे किसानों को खेती की योजना बनाने, बीमा, कर्ज, मार्केट इंटेलिजेंस, स्टार्टअप और कृषि आधारित उद्योगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। और इस खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए किसान नेता स्वामी इंद्र जी जुड़ गए हैं। स्वामी इंद्र जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। जी नमस्ते। स्वामी इंद्र जी, इस बजट में कहेंगे कि इस बार किसानों को फायदा पहुंचेगा, किसानों का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया है। अब तो सरकार ज्यादा से ज्यादा ऋण भी देने की तैयारी में है, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार का ये बजट आया है, ये कोई इसमें किसानों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरी क्रांति से पहले किसान बैंकों तक नहीं गया था। किसान अपनी खेती खुद कर रहा था और किसान उस समय जब हम अपनी उपज उगाते थे, उस उपज से हम प्रति क्विंटल के हिसाब से हम लगभग 1 तोला सोना अपने घर में ले आते थे। आज हमें बताइए कितना हमें अपना अनाज देना पड़ेगा और हमारे घर में सोना आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किसान की जो लागत मूल्य बढ़ गया, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। सरकार ने कहीं भी
हमारी इनपुट कॉस्ट घटाने के लिए काम करते हुए नजर नहीं आई। दूसरी बात, सरकार ने हमें को जब हरी क्रांति के द्वारा बैंक को जोड़ा, आज ही सीतारमण जी वो बैंक में जोड़ रही है, यानी कि हम किसान कर्जा किसके लिए ले रहा है? देश के लिए ले रहा है। किसान अपने लिए खेती नहीं कर रहा, राष्ट्र के लिए कर रहा है। जब किसान देश के लिए खेती कर रहा है तो सरकार को सबसे पहले हमारे कृषि यंत्रों के ऊपर जो जीएसटी लगा रखा है, टैक्स लगा रखा है, वो जो दोहरी मार कर रखी है वो हटाना चाहिए था। दूसरी बात, एमएसपी को लेके सरकार को अपना जो है श्वेत पत्र जारी करना चाहिए था कि तमाम फसलों की एमएसपी होगी, क्योंकि आज हम किसान अधिकतम मूल्य नहीं मांग रहे, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर आप देखिए या केंद्र के अंदर देखिए, केंद्र सरकार ने अभी तक किसानों को, गन्ने के किसान को कोई राहत नहीं। आप आलू के अंदर देख लीजिए, हमारे आलू की फसल जो किसान लेकर आया हुआ है उसका जो 2.5 रुपए 3 रुपए क्विंटल के हिसाब से किसान को मिल रहा है रेट, तो उसका सरकार बोलती 6 रुपए जो भावांतर योजना में हम देंगे, वहां भी किसान को लाभ नहीं मिल रहा। मात्र 180 रुपए की खाना पूर्ति सरकार करके, भाव जो मर्जी हो, भले 2 रुपए बिके या 3 रुपए बिके, और भावांतर जैसी कोई जो योजना है वो धरातल पर नहीं। इसी प्रकार ये बजट भी कहीं भी किसान को राहत देता नहीं आ रहा, उल्टा किसान कर्जदार होगा और किसान की स्थिति जो वो खराब होगी। मैं सरकार को आज के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, आने वाले समय में इंडस्ट्री क्राइसिस नहीं है, आने वाले समय में फूड क्राइसिस है, और भारत सरकार को समझना होगा अगर विदेशी मुद्रा अगर आप बचाएंगे, जो हालात आज पाकिस्तान के हैं कहीं वो स्थिति भारत की ना हो, आप किसान को मजबूत कीजिए, देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए सौमेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रुक करते हैं अब तीसरी बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐलान करते हुए कहा कि सभी तबकों के छात्रों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इस डिजिटल लाइब्रेरी में सभी भाषाओं की महत्वपूर्ण किताबें रखी जाएगी ताकि बच्चों और युवाओं के अपने पसंद की सभी किताबें पढ़ने और समझने में आसानी हो। वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तक सभी की पहुंच को सक्षम बनाने के लिए बच्चों और युवाओं को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के जिला पंचायत से सहायता ली जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं और बच्चों को नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की जानकारी दी जा सके। साथ ही साथ उन्होंने इसका लाभ भी बताया और ये भी कहा गया कि उन्हें इसका लाभ भी बताया जा सके। अगले 3 सालों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा के लिए 740 एकलव्य विद्यालयों के लिए कुल 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती करेगा। कौशल उन्नयन के लिए सिविल सेवकों और सरकारी, और इस पर हमसे बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री जी जुड़ गए हैं, मूलचंद शर्मा जी। मूलचंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो शायद किसी तकनीकी समस्या के कारण हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई। आपको बता दें कि इस बजट में हर वर्ग का खास तौर पर ख्याल रखा गया है। बजट में शिक्षा के क्षेत्र पर भी पुरजोर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा क्षेत्र को भी इसमें कई बड़ी सौगात दी गई। आदिवासी छात्रों की सेवा के लिए 740 एकलव्य स्कूल की भी इस बजट में बात कही गई है। साथ ही आपको बता दें कि कुल 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती कराई जाएगी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं। मूलचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। शायद किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो आपको बता दें कि इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में भी छात्रों को बड़ी सौगात दी गई है। डिजिटल लाइब्रेरी की बात कही गई और आधुनिक तरीके से शिक्षा के क्षेत्र को और आगे ले जाने के लिए बजट में पूरा ख्याल रखा गया। शिक्षा को और मजबूती किस तरीके से मिल सके, इसका पूरा ख्याल बजट में रखा गया है। डिजिटल लाइब्रेरी की भी बात कही गई और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी और इसको
कैसे वहां पर छात्रों को जानकारी दिया जा सके, युवाओं को जानकारी दिया जा सके, इस पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा क्षेत्र को और मजबूत किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में बड़ी सौगातें, शिक्षा क्षेत्र को इस बजट में बड़ी सौगात मिली है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, और इस पर बातचीत करने के लिए एक बार फिर से हम कैबिनेट मंत्री जी मूलचंद शर्मा जी के पास चलते हैं। मूलचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज आ रही है सर आपको मेरी? धन्यवाद, मेरी आवाज आ रही है जी। बजट से जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी, तो कह सकते हैं यहां पर कि लोगों की उम्मीदों पर ये पूरा जो बजट आज पेश किया गया वो खरा जरूर उतरा है, क्या कहेंगे? नहीं, मेरा ये कहना आपके चैनल के माध्यम से, ये जो बजट है आम लोगों के, हर व्यक्ति को इसमें वित्त मंत्री जी ने हर का ध्यान रखा है। चाहे किसान हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो या कोई खेती वाला उद्योगपति, सबको रखा है ध्यान। और हर क्षेत्र में टच करने का काम किया है। बहुत लंबे 5 से 7 करने का, कौशल विकास पे काम करने का, हर क्षेत्र में जो बजट में हर एक का ध्यान रखा है इसको। बिल्कुल मूलचंद जी, और क्योंकि जिस तरीके से लोग ये भी कह रहे थे और जो बातें चल रही थी कि कहीं ना कहीं चुनाव है, और चुनाव को देखते हुए इस बार का जो बजट होगा वो बहुत ही ज्यादा शानदार होगा, लोगों की उम्मीदों पर खड़ा भी उतरेगा और हर वर्ग का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई में इस बार का जो बजट है वो चुनाव को देखकर बनाया गया था? नहीं, चुनाव को नहीं, देश को देख के बजट बना। देश को, देश जिस तरह के सारे देश की सीमा की सुरक्षा है, आम आदमी की सारी दुनिया में जो पहचान हुई है देश की, लोगों को देख के चुनाव तो आने जा चलते रहते हैं, पर लोगों की हर चीज, जो लोगों की डिमांड थी, जो लोगों की समस्या थी, उस बात को देख के बजट बनाया गया है, जिससे हर व्यक्ति को लाभ मिले। बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष की अगर हम यहां पर बात कर ले तो जाहिर सी बात है बजट से फायदा तो होने वाला है सभी वर्गों को, इस बात से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जाहिर सी बात है कि विपक्ष इसमें भी राजनीति करेगा, कई तरह के सवाल भी उठाएगा, कहेगा कि ठीक है किसानों की आय कहां दुगनी की, तमाम तरह की बातों का जिक्र होगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो रुक करते हैं अब चौथी बड़ी खबर की ओर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया और इस बजट में हेल्थ सेक्टर को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, वहां छात्रों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि हेल्थ सेक्टर में नौकरी बढ़ाने पर भी फोकस किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 0 से 40 साल के लोग इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और ऐसे में देश में 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की तैयारी भी की जाएगी। वहीं हेल्थ सेक्टर को लेकर केंद्र मंत्रालय और राज्य सरकारों को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। तो इस बजट में नए 57 नर्सिंग होम खोलने की बात कही गई है। हेल्थ सेक्टर के लिए भी बड़ी घोषणाएं आज केंद्र बजट में की गई। 57 नए नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे और इसको लेकर यहां बात कही गई। स्क्रीनिंग की तैयारी भी की जाएगी। कई बड़ी सौगात आज पूरे देश की जनता को केंद्रीय बजट के जरिए मिली है। हर क्षेत्र का, हर वर्ग का ख्याल इस बजट में रखा गया है। राज्य सरकारों को प्रोत्साहन भी दिया जाना है। हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल भार्गव जी जुड़ गए हैं। भार्गव साहब, आपसे जानना, क्योंकि सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार जी। जी जी नमस्ते। आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि इस बार का जो बजट था वो कह सकते हैं कि लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरा है। हेल्थ सेक्टर पे भी खास तौर पर ध्यान दिया गया है, कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस प्रकार से लॉन्ग टर्म
बजट में ध्यान रखा गया है वो बहुत वेलकम मूव है और सारे वर्गों का इसमें ध्यान रखा गया है। जिस प्रकार से फार्मा में रिसर्च को प्रोत्साहन दिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा बहुत कुछ डिपेंडेंसी एपीआई की चाइना पे रहती थी और पोस्ट कोविड और जो नया युग आया है उसके चलते हुए हमारी डिपेंडेंसी को कम करना बहुत ज्यादा जरूरत थी। साथ ही में जिस प्रकार से नई 153 नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है वो बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि हम जानते हैं डॉक्टरी के साथ में फार्मा इंडस्ट्री के लिए भी अगर विश्व के लिए देश गुरु है, उसी प्रकार से नर्सिंग के लिए भी पूरे विश्व में हमारी साख मानी जाती है। इसी के साथ में जो सिकल सेल पे बात हुई कि 2047 तक देश को सिकल सेल मुक्त बनाना है, ये बहुत बड़ी घोषणा है। सरकार ने ये जान चुकी है कि जो बीमारियां हैं जो कि प्रिवेंट की जा सकती है, जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल है, जो कि बहुत बड़ा बर्डन है हमारे ट्राइबल एरियाज में और लोगों के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को बढ़ाती हैं, उस पर ध्यान देना सरकार ने स्टार्ट किया है ताकि सारी एजेंसीज के मिलके हम ये बीमारियों को लोगों को बता पाएं और इन बच्चों को पैदा होने से बचा पाएं। तो और जिस प्रकार से सरकार ने उद्योग में हेल्थ उद्योग में निवेश की बात करी है, उसी के चलते हुए बहुत सराहनीय चीजें हैं, क्योंकि इससे आम आदमी को लॉन्ग टर्म में फायदा होने की संभावना है। बिल्कुल। और क्योंकि भार्गव साहब एक बड़ी बात यहां पर कि 57 नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे तो जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। प्रकार से डॉक्टरी में 50 से 60% सीटें बढ़ी हैं, तो पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखा गया है कि सिर्फ नहीं डॉक्टर बढ़ाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाए जा रहे हैं, पर उनमें पैरामेडिकल स्टाफ की भी जिस प्रकार से घोषणा की गई है वो आगे आने वाले एक दशक में देश को सपोर्ट कर पाएगा हेल्थ में अपने लास्ट माइल तक सर्विसेज देने के लिए। तो ये बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि 153 नर्सिंग कॉलेजेस का मतलब यह है कि हमारे देश में नर्सिंग की कोई कमी नहीं रहेगी और जिस प्रकार से तेजी से अस्पताल खुल रहे हैं, डॉक्टर्स नए आ रहे हैं और साथ में रूरल एरिया में हेल्थ एक्सपेंशन हो रहा है, उसमें ये लोग अपनी अहम भूमिका निभा पाएंगे। बिल्कुल। मतलब जो बेरोजगारी, यहां ये तो नहीं कह सकते कि बेरोजगारी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो कहीं ना कहीं समस्या का जो समाधान है वो जरूर कह सकते हैं यहां पर होगा, है ना? बिल्कुल। और हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में, साउथ से बहुत सारे नर्सिंग लोग प्रोफेशन एज अ चूज करते हैं, तो उससे रोजगार की योजनाएं बहुत सारी बढ़ जाएंगी और रोजगार बढ़ेगा तो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकालने में लोगों को मदद मिलेगी। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल भार्गव जी, तुम हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट और फिलहाल दिन की 4 बड़ी खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Through constant innovation,